रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इन्होंने उर्वशी को लिखा। यह रचना दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जानी जाती है, यानी रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी हो जाएगा। अगर दो फैक्ट जाने कि अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है तो यह 1972 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात यहां पर रामधारी सिंह दिनकर की हुई है तो उर्वशी पर मिला है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उसमें ऑप्शन में उर्वशी जरूर ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए, निर्णय में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शंस हैं। आपको लगता है कि ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए था, अब ऑप्शंस में नहीं है तो क्या मारेंगे? एक्चुअल में निर्णय में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग की बात करते हैं तो हमेशा शब्द के पूर्व में लगता है, यानी शब्द के पहले जो लगकर अर्थ बदल दे वही है उपसर्ग, और उपसर्ग इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। अगला, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? आपको पता है कि जब दो भाषाएं एक साथ में मिलती हैं या दो से अधिक भाषाएं मिलती हैं तो संकर शब्द बनता है। संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? बुद्धिजीवी को कैसे लिखेंगे? बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं आप सब, लेकिन बताओ तो बुद्धिजीवी को कैसे लिखेंगे? देखो, बुद्धि तो बुद्धि ही होगा, तो ये बुद्धि ये वाला यानी ये वाला बुद्धि रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाई दा के ऊपर छोटी की मात्रा रहेगी कुल मिलाकर, तो ये वाला बुद्धि हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तो आंसर सी तो कट गया। अब देखिएगा, जब भी हम जीवी की बात करेंगे तो जीवी में क्या हो जाएगा कि दोनों मात्राएं बड़ी होंगी, और दोनों मात्राएं किसमें? इसमें छोटी है, इसमें एक छोटी है, इसमें भी छोटी है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। बुद्धिजीवी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने मारा है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में दर्पण का सही अर्थ क्या है? मधवा, प्रतिमान, करवाल, शैलेंद्र। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दर्पण की बात करें तो दर्पण शीशा होता है, दर्पण दर्पण होता है, दर्पण प्रतिमान होता है, दर्पण प्रतिचित्र होता है। तो ये प्रतिमान जो हमारा प्रतिरूप दिखा पाए सामने से, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, गुरुजी वृंदावन से आ गए, वाक्य में कौन सा कारक होगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूं, जब भी कोई कॉन्सेप्ट की बात करें या ट्रिक की बात करें तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई चीज क्या है से के रूप में यूज होती है तो हम ये कहते हैं कि उसमें या तो होगा कर्ण या तो होगा फिर अपादान। अब अपादान ऑप्शन में है नहीं तो कर्ण ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि से हमेशा कर्ण के रूप में यूज होता है और कर्ण हमेशा साधन के रूप में यूज होता है। और कारक के अगर प्रकार पूछे तो कारक के जो प्रकार होते हैं दोस्तों हिंदी में वो 8 प्रकार के होते हैं। आइए, तरणी और तरणी शब्द युग्म कौन सा अर्थ देगा हमें? यानी तरणी का मतलब क्या होता है, तरणी का मतलब क्या होता है? तो तरणी, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तरणी जो होता है क्या, एक तरणी होता है ये वाला और एक होता है तरणी। बताइए इन दोनों का अर्थ आप क्या मारेंगे, क्या लॉक कर सकते हैं, क्या जवाब आप देंगे? बहुत सुंदर। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की आवश्यकता है, नहीं तो गलती से आप जो है कोई भी ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन लगा दें। ठीक है, देखो एक तरणी का जो अर्थ होता है वो होता है नाव। ये जो तरणी है इसका मतलब क्या होता है? नाव होता है। अब दिमाग में ये लगा दो कि तरणी अगर नाव है तो दूसरा क्या होगा? हाँ ठीक है, तरणी अगर नाव है तो दूसरा होगा सूर्य होगा, इसलिए नाव और सूर्य वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो तरणी होता है नाव और तरणी होता है सूर्य, जिसको भास्कर और दिनकर कहा जाता है। 8 नंबर, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराण। अब पुराण में इक लगा दो, प्रत्यय कहां पर लगता है? प्रत्यय हमेशा कहां पर लगता है दोस्तों? प्रत्यय हमेशा लगता है पीछे लगता है। कहां पर लगता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगकर यह शब्द के अर्थ को बदल देता है। 8 नंबर की बात अगर करी जाए तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा? 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो पौराणिक हो जाएगा, और ये पौराणिक वाला वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अगला, दशमुख दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों दशमुख, दशमुख अर्थात रावण, दशानन अर्थात रावण, यानी किसी भी अदर अर्थ की बात हो रही है, हम कह सकते हैं दोस्तों बहुब्री समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहुब्री समास, अब पहले समास की बात कर लो तो समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। समास की बात करें तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास का
विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। और समास की बात करें तो कोई भी ऐसा पद प्रधान नहीं होता है जो बहुब्री समास कहलाता है, यानी दशमुख, दशानन, लंबोदर, पंचानन कोई भी आ जाए। छलिया में प्रत्यय बताइए, कमेंट कीजिएगा। छलिया में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय का मतलब समझते हो ना, पीछे, यानी अगर लगने वाला जो है वही क्या है? प्रत्यय है। पीछे लगने वाला प्रत्यय है। और पीछे क्या? शब्द का अंश। क्या है ना? शब्द का अंश दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम छलिया की बात करें तो इया हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पीछे में केवल साउंड इया ही निकल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम ना सुना हो? ध्यान दो, ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक, दुनिया का कोई भी सेंटेंस कल को एग्जाम में आ जाए, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब भी कोई भी वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से जुड़ा होता है तो वो तो या तो संयुक्त होगा या तो मिश्र होगा। तो आप देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है, जब भी डिपेंड होता है कि अरे वह कौन सा व्यक्ति है, कोई वाक्य अगर जिसने किसने इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है या की से जुड़ा हुआ होता है, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई भी वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? ठीक है, चलिए, तो आश्रित वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है। चलो अगले क्वेश्चंस पर आएंगे, आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर कहता व्याकरण भाषा के डॉट डॉट बताता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के डॉट डॉट बताता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण दोस्तों हमेशा नियमबद्ध श्रृंखला है। तो व्याकरण क्या बताएगा? नियम बताएगा, क्योंकि व्याकरण हमेशा नियम पर काम करता है। जैसे व्याकरण में क्या आ जाएगा? संधि, तो संधि को पढ़ने के लिए नियम है। समास, समास को पढ़ने के लिए नियम है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नियम है ना? तो हर चीज के लिए नियम है। तो व्याकरण केवल नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा बताओ। देखिए, कहता है पुष्प अमूल्य कौन सा शब्द है? पुष्प, पुष्प का मतलब समझते हो? अमूल्य। अमूल्य का मतलब समझते हो? जिसका कोई मूल्य ना हो, है ना? पुष्प जो पौधा है, फूल है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी शब्द आता है, कहां से? कोई भी शब्द आता है संस्कृत से, और संस्कृत से आया हुआ शब्द हमेशा तत्सम कहलाएगा। और तद्भव शब्द वो है जो आपका संस्कृत से बना हुआ शब्द है। देशज शब्द वो है जो हमारे देश का है, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं। विदेशज वो है जो आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। विदेशज है विदेश का शब्द। आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? अब ए ऐ की बात करें, ओ औ की बात करें, ध्यान दो दोस्तों, क्या है? बहुत बढ़िया। अच्छा, स्वर कितने होते हैं? कमेंट करिएगा, पहले कमेंट करिएगा कि यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो आप यही कहोगे कि सर स्वर होते हैं 11 होते हैं। और स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र है ना? संयुक्त स्वर क्या है? तो क्वेश्चन में अगर आ जाए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों 5 होते हैं। ध्यान दो, ए ऐ ओ औ। एक आपको बताना है जिसको री और कहा जाता है। इसमें अगर री आप जोड़ दोगे, यानी इन चारों के अलावा एक री जोड़ दोगे, तो संयुक्त स्वर। तो ये हैं आपके संयुक्त स्वर, जो यहां पर क्या हो जाते हैं? दो चीजों से बनते हैं। जैसे अ बनेगी तो वो अ कैसे बनेगी? आ धन बड़ा आ से मिलकर बन जाएगी छोटे ए, ठीक है ना? इसी तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। चलिए अगले फैक्ट पर आएंगे। किस क्रम में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग क्या है? अनन्य, अनैतिक, अनिद्र, अनिर्वाच्य। बहुत कठिन पेपर और बहुत कठिन, बहुत सरल क्वेश्चन, इस तरीके से दोनों को एक मॉडरेट लेवल में पेपर पूछता है। यानी कठिन भी क्वेश्चन मिलेंगे और सरल भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे लाल, वो क्या हो जाएगा बताइएगा? अनैतिक हो जाएगा, क्योंकि अनैतिक में ही आ उपसर्ग है, नैतिक निकल रहा, बाद बाकी कोई भी ऐसे पार्ट नहीं है। जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल होगा मेरे लाल, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, देखो संवैधानिक होता है, संवैधानिक यानी संविधान के साथ में चलता है, और असंवैधानिक वो होता है जो संविधान के प्रतिकूल हो। आंसर बी होगा। मंच पर अनेक डॉट डॉट विद्वानों को देखकर दर्शकों ने क्या है? दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। तो आप ध्यान दीजिएगा, दर्शकों की बात करी जाए तो क्या है? अनेक के बाद क्या भरा जाएगा? विख्यात, कुख्यात, अज्ञात या अभिजात। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर मंच पर अनेक विद्वान थे तो वो दोस्तों विख्यात होंगे, क्योंकि निगेटिव ऑप्शंस तो विद्वानों के लिए आएंगे नहीं। आंसर ए होगा। सभा की सत्यता और अंधेर नगरी किसकी रचना है? देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे जाते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल आएंगे। सभा की सत्यता और अंधेर नगरी किसकी है? तो मैं कहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा किसके साथ? वो हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र के साथ हो जाना चाहिए। तो अगर हरिश्चंद्र के साथ हो जाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रेमचंद्र की बात करें, गोदान गवन उपन्यास लिखा है, गोदान गवन निर्मला, है ना? इस तरीके से मंगलसूत्र। और अगर हम बात कर लेते हैं नदी के द्वीप, तो अज्ञे ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो कामायनी, झरना, आंसू, चित्राधार, इस तरीके से जो भी हैं वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये कहे जाते हैं आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं, और छायावाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद।
आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? आदिकाल की बात करें, अधिकतम साहित्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यह प्राप्त हुआ है आपका राजस्थान से हुआ है प्राप्त, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? यानी जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को बस में करने वाला कोई, अर्थात कौन होगा? कमेंट करो। दसमुख है जिसके, अर्थात कौन होगा? कमेंट करो। लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, अर्थात कौन होगा? तो हम यही कहेंगे कि ये सब बहुब्री समास की तरफ जाते हैं, आंसर बी होगा। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फटाफट बताएंगे एकदम से, मतलब वीडियो का मतलब ही फटाफट, सुपर फास्ट, क्विक स्मार्ट रिवीजन। 21 नंबर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शंस में आपको तहसीलदार बताना है। भाई तहसीलदार जो है कौन सा हो जाएगा? अब तहसीलदार को देखिए, तही तो होता नहीं है, अब ये वाला सा तो आएगा नहीं, अब यहां पर तही आ गया, नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, पाफा बाभा, ये पाफा बाभा क्या है दोस्तों? पाफा बाबा है, अगर आप बोलोगे पापा, फूफा, बाबा, भाभी, मामी, है ना, इनमें ओठ का प्रयोग कर रहे हो। अगर ओठ का प्रयोग कर रहे हो मतलब ओष्ठ हो जाएगा। यदि ओष्ठ है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? बी राइट हो जाएगा। 23, ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। अब ब्रजभाषा की बात हुई है दोस्तों, तो यहां पर स्वर्ण काल को कैसे लॉक करेंगे? 23 नंबर बताएंगे कमेंट करके। ब्रजभाषा का स्वर्ण काल हम रीति काल को कहेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द, कठिन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, गलत कर रहे हो, अगर कम भी स्कोर हो रहा है तो सीखने से ही तो होगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ये शब्द होते हैं, ठीक है ना। रूढ़ शब्द वो होता है जो आपका टूटे ना, यौगिक वो होता है जो टूट जाए, यानी रूढ़ और यौगिक आपस में उल्टे होते हैं, और योग रूढ़ वो होता है जिसका अर्थ भिन्न हो, यानी जितने बहुब्री समास हैं वो योग रूढ़ होंगे। जैसे अगर पूछ लिया स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो यौगिक ही मारना है, ऑप्शन नंबर बी मारना है। अगर कल को ये कह दे कि ये बताओ आंख कैसा शब्द है, तो आंख रूढ़ हो जाएगा। अगर ये कह दे कि विद्यालय कैसा शब्द है, तो विद्यालय हमारा टूट जाएगा, क्योंकि आंख टूटेगा नहीं, विकल्प में अगर देखा जाए संधि विच्छेद होगा नहीं, विद्यालय हो जाएगा संधि विच्छेद तो यौगिक हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए लंबोदर, इस तरीके के दशानन, तो हर बहुब्री समास योग रूढ़ होता है, ठीक है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं, जिसके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे डाक धनघर, डाकघर, पीलापन, पीला धनपन, देश धनवासी, देशवासी, है ना। शिव का अर्थ क्या होता है? कलानाथ, रत्नाकर, दिनेश, मदनारी, बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप मदनारी की बात करोगे, क्या है? मदनारी की बात करोगे तो हम यही कहेंगे कि भैया मदनारी क्या है? मदनारी की बात करोगे कि मदनारी का अर्थ क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि सर शिव की बात करो, शिव की बात कर लो, या मदनारी की बात कर लो। हाँ जी, कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चंस की बात अगर करी जाए तो मदनारी जो होता है हमेशा दोस्तों शिव का ही एक रूप है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, ठीक है। चलिए, बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? बुद्धिमान में प्रत्यय कौन सा होगा? अब बुद्धिमान लास्ट में लगेगा, और अगर लास्ट में लगेगा, आपको पता है ना लास्ट में लगेगा, तो हम यही कहेंगे बुद्धिमान। अब बुद्धिमान में क्या निकलेगा? मान निकलेगा या आन निकलेगा? ध्यान दो, ये क्वेश्चन काफी विवादित है, ये क्वेश्चन काफी विवादित है। किताबों में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी से बड़ा प्रश्नों में विवाद रहा है, लेकिन बुद्धिमान में अगर आपको देखना है तो बुद्धि धन मान और आन भी दिया होता है, लेकिन ऑप्शन हम सी को यहां पर लॉक करेंगे। प्रतिक्षण में, क्योंकि आन कोई वर्ड वहां पर निकालोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। क्वेश्चन है 27, प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिक्षण। अब प्रतिक्षण में उपसर्ग की बात करोगे तो आगे आएगा प्रति, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हिंदी भाषा का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, अगर उत्तर भारत की बात करोगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी की लिपि है देवनागरी, हिंदी का संविधान में अनुच्छेद में उल्लेख है 343 में, और यहां पर अगर बात करें उसकी जो है परिवार की, तो यह है भारोपीय परिवार की। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है, जो उत्तर भारत से यहां पर जन्म के लिए माना जाता है। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु और कंठ। ता ध्वनि की बात अगर करी जाए, क्या है? ता ध्वनि की बात अगर करी जाए तो हम यही कहेंगे कि त थ द। आपकी टंग देखिए, आपकी जीभ जो है दांत से टकराती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी जो है अशुद्धि नहीं है? अगर आप अशुद्धि की बात करते हो जो नहीं है, मैं कहता हूं दोस्तों अध्ययन में है, आगामी नहीं आगामी हो, ये भी है। अधीन वर्ड हमारा सही है, कभी भी अधीन नहीं होता है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस वीडियो में अंतिम प्रश्न आपको यहां पर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहां पर 31 नंबर का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये है आपका होमवर्क है। बहुत बड़ी